कपकपाते हाथों से मिराल ने अपने हाथ में मौजूद प्रेगनेंसी स्ट्रिप को देखा। इस पर 2 निशान वाज़ेह थे। वो मां बनने वाली थी। स्ट्रिप इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। इसे एक जोरदार उबकाई आई थी। बेहाल होते हुए वो वॉशरूम से बाहर निकली तो इसने टेबल पर पड़ा मोबाइल उठा लिया। पिछले 2 हफ्तों से वो शहराम खान को फोन करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि ना तो इसका फोन उठा रहा था और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। मगर अब तो राब्ता करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। मिराल की सुनहरी आंखों में आंसू जगमगाने लगे। मुझे इससे मिलना ही पड़ेगा। पता नहीं वो खुद कहाँ है, ठीक भी है या नहीं। वो परेशान हो उठी थी। मोबाइल में शहराम खान के एक दोस्त का नंबर भी सेव था, जो इसने किसी इमरजेंसी के लिए सेव किया था। हेलो हुमायूं, क्या तुम्हें पता है शहराम आजकल कहाँ है? इसने फोन कान से लगाते झिझकते हुए अंदाज में पूछा था। दूसरी जानिब एक पल के लिए खामोशी छा गई। हाँ मुझे पता है, एड्रेस भेज रहा हूं, अभी यहाँ आ जाओ। मिराल को अपनी सांस बहाल होती हुई महसूस हुई। कॉल कट चुकी थी और मोबाइल पर एक मैसेज नमूदार हुआ। वहां एक लोकेशन पेन करके भेजी गई थी, शादी हॉल। वो किसी की शादी में गया है और मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? मिराल के पुरसोच निगाह मोबाइल पर जमी थी। घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। इस वक्त घर से निकलना नामुमकिन था, मगर मिराल को आज शहराम खान से मुलाकात करनी थी। इसे पता था यूसुफ साहब 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। मौका अच्छा था। आईने के सामने खड़े होकर अपना स्याह अबाया पहनते। मिराल का हाथ एक पल के लिए रुका। वो इस हिजाब की इज्जत पामाल कर चुकी थी या करने वाली थी। इसे सख्ती से सर झटका। शहराम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं भी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना। वो नकाब लगाते कमरे से बाहर निकल आई। नौरीन बेगम ने इसे बाहर निकलते देखा तो एक पल के लिए हैरान रह गई। अम्मी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ जरूरी सामान लेना है, मैं बताना भूल गई थी, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। झूठ बोलते हुए इसका लहजा काम किया था, मगर नौरीन बेगम ने इसे इजाजत दे दी। वजह वही थी, यूसुफ साहब का घर में मौजूद ना होना। हुमायूं को बताए हुए पते पर पहुंचकर वो रिक्शे से नीचे उतरी। निगाहें सामने नजर आते बड़े से शादी हॉल पे जमी थी। मिराल ने मोबाइल पर एक दफा फिर शहराम खान का नंबर डायल किया था। अब की बार भी कॉल कट कर दी गई। बस इसी के एहसास से इसका दिल डूबा जा रहा था। अंदर जाना है क्या है बीबी आपको? रिक्शे वाले ने इसे चकराते सर को थामते देखकर पूछा था। वो सर से लेकर पैर तक हिजाब में थी, सिर्फ सुनहरी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। इस हुलिये में इसका ऐसे शादी हॉल में क्या काम था जहां आधे अधूरे लिबास में खवातीन अंदर दाखिल हो रही थी। मिराल ने बामुश्किल सर हिलाया। आप जाएं, मुझे यहां ही जाना है। आसपास गहरी रात उतर रही थी जिस वक्त वो लड़खड़ाते कदमों से शादी हॉल में दाखिल हुई। अंदर रंग थे, रोशनियां थी। वो हुमायूं से पूछना चाहती थी कि शहराम खान इससे कहाँ मिलेगा, मगर इससे पहले वो इसे दिखाई दे गया, हमेशा की तरह चहकता हुआ, फ्रेश, खूबरू, सलीके से बनाए हुए बाल, दाएं गाल में पड़ता हुआ डिंपल जो मुस्कुराने पर वाजे हो रहा था। इसके चेहरे पर वही गरूर था, वही वक्कार जिसे मिराल को अपनी जानिब खींचा था। वो बुरी तरह से लड़खड़ाई वो स्टेज पर खड़ा था और अकेला नहीं था। इसके पहलू में ये इंतहाई हसीन लड़की भी खड़ी थी। वो इसे पहचानती थी। शहर के मशहूर डिजाइनर की बेटी को इन दोनों की निकाह की अनाउंसमेंट कर रहा था। मिराल को अपनी रूह में दरारें पड़ती हुई महसूस हुई। अपनी 21 साल जिंदगी में इसने इतनी जिल्लत कभी नहीं सही थी। मेहमानों के बीच में से गुजरती वो एंड स्टेज के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मुस्कुराते हुए शहराम खान की निगाह इस पर पड़ी तो एक पल के लिए इसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। ये कौन है? कितने वियर्ड से हुलिये में आई है? शहराम खान के बराबर में खड़ी नबीहा ने मिराल को सर से लेकर पैर तक देखते सवाल किया था। शादी हॉल में एक हिजाबी लड़की का क्या काम था? मैं कौन हूं? ये बात तुम इनसे पूछो। क्या इन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूं? वो चुपते हुए लहजे में कहती स्टेज की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आकर खड़ी हो गई थी, बिल्कुल इसके मुकाबिल जिस तरह आज से कुछ महीने पहले खड़ी हुई थी। यहां से चली जाओ, ये मेरे निकाह की तकरीब है, मैं तुमसे बाद में आकर मिल लूंगा। सर सख्त लहजे में इसने मिराल की तरफ देखकर कहा था। इसका अंदाज नहीं था, इसका अंदाज तो मोहब्बत से लबरेज होता था। शिरीनी में डूबा हुआ वो इसके हुस्न की तारीफें करते नहीं थकता था और आज कितनी हकारत से इसने मिराल को वहां से चले जाने का कह दिया था। मैं क्यों जाऊं यहां से? क्या इन लोगों को बताना पसंद करेंगे कि किस निकाह के लिए आप यहां पर आए? निकाह तो आप कर चुके हैं मुझसे, और इस निकाह का नतीजा? बंद करो बकवास। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। शहराम खान ने धीमी मगर सुलगती हुई आवाज में से रोका था।
मिराल को कई निगाहें खुद पर जमती हुई महसूस हुई। इसे अपनी यूनिवर्सिटी के कई चेहरे वहां दिखाई दे रहे थे। शहराम खान की दोस्त, इसका पूरा सर्कल, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट और नजरों में हकारत थी। मिराल को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। कहीं वो किसी खेल का हिस्सा तो नहीं बनी थी। निकाह? जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया तुम इसे निकाह कहती हो। सीधे तरीके से तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने दूसरे तरीके से अपना मतलब पूरा कर लिया। मैं तुम्हारे वजूद को हासिल करना चाहता था, तुम्हारा अक्कड़ और अना को तोड़ना चाहता था। बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपनी इसी हिजाब पर। शहराम खान ने हाथ आगे बढ़ाकर इसके सर पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा खींच लिया था। इसके लंबे स्याह बाल जो ढीले से जूड़े में मुकीद थे बिखर कर शानों पर फैल गए। मिराल साकित रह गई। अब किस मुंह से लोगों को बताओगी कि तुमने मुझसे छुपकर निकाह किया था? क्या कहा था तुमने मुझसे कि मुझ जैसे लड़कों की तरफ तुम देखना भी पसंद नहीं करती? कोई कैरेक्टर नहीं होना था? मेरा ना वो तंजी अंदाज में कहता अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। लोग मतवज्जो हो रहे थे, तमाशा बन रहा था। मिराल की टांगे लर्जने लगी। ये सब मत करो शहराम, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, वो बामुश्किल बोली थी। शहराम खान ने हाथ में पकड़ा हुआ इसका हिजाब इसके हाथ में पटका। अपना हिजाब लो और यहाँ से चली जाओ। मुझे तुमने मजीद कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा कर रहा हूँ, आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चबा चबा कर कहते इसने मिराल को हल्का सा झटका दिया था। मिराल का वजूद बेजान पड़ने लगा। वाह यार, तूने तो सच में साबित कर दिया कि तू दुनिया में मौजूद हर लड़की को अपने सामने झुका सकता है। शर्त जीतना तो कोई तुझसे सीखे। ये हुमायूं की आवाज थी। कोई और भी कह के लगा रहा था। हॉल में सरगोशियां बढ़ रही थी। कोई कह रहा था ये लड़की तो अपना हिजाब तक नहीं उतारती थी। यूनी में तो आज तक किसी ने इसका चेहरा भी नहीं देखा। और किरदार देखो, छुपकर निकाह कर रखा है अमीर लड़का फंसाने के चक्कर में। नबिया शहराम खान से कोई सवाल कर रही थी और वो इंतहाई हकारत से मिराल का जिक्र करते हुए इससे कोई जवाब दे रहा था। ये सब बातें मिराल के कानों में गुडमुड होने लगी। इसने बेख्तियार ही दोनों हथेलियां अपने कानों पर रखी थी। वो जिल्लत के गहरे गड़े में गिर रही थी। अब जाओ यहां से, या अपना मजीद तमाशा बनवाना चाहती हो? शहराम खान ने एक दफा फिर इसके कानों में जहर उंडेला था। मिराल ने आंसुओं में डूबी आंखें उठाकर इसके सिमत देखा। वो खुश था, बेहद खुश। आखिर वो जीत गया था जिसे हमेशा जीता करता था, और वो रुस्वा हो गई थी। लड़खड़ाते हुए वो स्टेज की सीढ़ियां नीचे उतरी। इसकी इज्जत का बुत पाश पाश हो गया। किस तरह वो शादी हॉल से निकली, कैसे वो रिक्शे में बैठकर वापस अपने घर आई। वो कुछ नहीं जानती थी। अपने कमरे में पहुंचने तक इसका पूरा वजूद बुखार में फुनक रहा था। कपकपाते हाथों से इसने आयशा का नंबर मिलाया। तुम सही कहती थी आयशा, इसने मुझे धोखा दिया। इसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहता था और इसने वही किया। और मुझे देखो, मैं इसे इसकी मोहब्बत समझी। मैंने अपने वालिदैन को धोखा दिया। यूनिवर्सिटी के नाम पर मैं इसके साथ अपार्टमेंट में जाती रही और आज इसने मुझे छोड़ दिया, जबकि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वो फूट फूट कर रो दी थी। दूसरी जानिब आयशा ने इंतहाई अफसोस से अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सब कहते सुना था। खामोश हो जाओ मिराल, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें इस अमीरजादे पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मोबाइल मिराल के हाथ से छूट कर नीचे जा गिरा था। वो रो रही थी, सिसक रही थी, अपने वजूद पर लगी नादीदा गर्द झाड़ रही थी। इसे लग रहा था कि इस पर जा बजा कीचड़ लगा है। दर हकीकत ये जिल्लत का कीचड़ था जिसे वो चाह कर भी कभी नहीं हटा सकती थी। मिराल यूसुफ अली ने चंद महीने पहले जब इस यूनिवर्सिटी में कदम रखा था, तब वो इस रंगों भरी दुनिया को देखकर एक पल के लिए झिझक से गई थी। कहाँ वो सर से लेकर पैर तक स्याह रंग के अबाए में ढकी हुई सिर्फ सुनहरी आंखें ही नजर आया करती थी, तो बाकी हुस्न पर्दे के पीछे छुप जाया करता था। और कहाँ ये यूनिवर्सिटी का आजाद माहौल, ये शहर की मायनाज यूनिवर्सिटी थी जिसकी फीस लाखों में थी। दरवाजे से अंदर आकर मिराल ने हैरत से दाएं बाएं देखा। कपल्स की सूरत में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स घूम रहे थे। लड़के और लड़कियों का अंदाज बेबाकाना था, खासकर लड़कियों ने सभी से तकरीबन मगरबी लिबास पहन रखे थे। इसे ढूंढने से भी किसी लड़के के पास दुपट्टा नजर नहीं आया। उफ, ये यूनिवर्सिटी है या बाहर के मुल्क का कोई मंजर। वो बुरी तरह से झंझलाई। अरे वो देखो, वो लड़की क्या पहन कर आई है। एक मर्दाना आवाज इसके कान से टकराई। मिराल ने बेसाख्ता रुख मोड़कर देखा। चंद लड़कों का ग्रुप यूनिवर्सिटी के मेन डोर से अंदर दाखिल हो रहा था। दरमियान वाला लड़का, जिसकी उम्र 26-27 साल के लगभग थी, वो गैर मामूली हद तक खूबसूरत था। इसके चेहरे पर सजा गरूर बता रहा था कि वही इस ग्रुप का अल्फा था। मिराल को गुस्सा आया। वो लोग वाज़ह तौर पर इसके हिजाब का मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं, 4 दिन की बात है, फिर खुद यहाँ किसी लड़की के साथ घूमती हुई दिखाई देगी।
माँ बाप को दिखाने के लिए पर्दा करके आई होगी। एक और लड़का हकारत अमेज अंदाज में बोला था। मिराल को अपने कानों की लूएं तपती हुई महसूस हुई। दरमियान में खड़ा वो ब्लैक जैकेट वाला इनका अल्फा खामोशी से इसका जायजा ले रहा था। दाएं हाथ में पकड़े सिगरेट से कश लगाते हुए उसे कवारा लड़का लगा। मिराल ने सर झटका और पलट कर अंदर क्लासेस की सिमत बढ़ गई। पहले दिन की झिझक फितरी थी, मगर जल्द ही इसे अपनी क्लास मिल गई। अपनी तरफ उठने वाली हर नजर को नजरअंदाज करते हुए अपनी डेस्क पर बैठ गई। क्लास में हल्की हल्की सरगोशियां इसे सुनाई दे रही थी। हर कोई चौंक कर इसे देख रहा था। वो पूरी क्लास में वाहिद थी जिसने ना सिर्फ अबाया पहन रखा था बल्कि अपने चेहरे को भी हिजाब से ढांप रखा था। क्या लड़के क्या लड़कियां, सभी हैरान थे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊं? खुश इखलाक सी आवाज पर मिराल ने सर उठाया। एक मॉडर्न सी लड़की इसके बराबर में खड़ी थी। मिराल अपनी किताबें समेटकर डेस्क पर जरा आगे को खिसक गई। मेरा नाम आयशा है, तुम क्लास में सबसे अलग हो। लेट्स बी फ्रेंड्स। इसने बेतकल्लुफी से अपना हाथ मिराल की तरफ बढ़ाया। मिराल ने खुशी से वो हाथ थाम लिया। वो भी किसी दोस्त की तलाश में थी। आयशा इसकी अच्छी सहेली बन गई। तुम क्लास में भी ऐसे बैठोगी हिजाब लगाकर, अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा? आयशा के सवाल पर मिराल बेबसी से मुस्कुराई। इसकी सुनहरी आंखें चमक उठी थीं। नहीं, मैं हिजाब में बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। हाँ, अगर तुम और बाकी सब लड़के और लड़कियां मुझे इस तरह घूरना बंद कर दोगे तो इस बात पर आयशा हंस पड़ी। दरअसल इन सब लोगों के लिए ये चीज न्यू है। यहाँ कोई हिजाब करना तो दूर की बात, सर पे दुपट्टा लेने वाली भी तुम्हें मुश्किल से मिलेंगी। मुझे देखो। आयशा की बात पर मिराल ने सर हिलाते हुए अपना रुख किताब की तरफ कर लिया। क्लास में प्रोफेसर दाखिल हो रहे थे। बाकी स्टूडेंट्स की तरह प्रोफेसर ने भी मिराल को हैरत से देखा, मगर इनकी आंखों में उमड़ती इज्जत मिराल को नजर आ गई। और तभी क्लास में वो दाखिल हुआ। प्रोफेसर लेक्चर देने में मगन थे, मगर वो और इसका गैंग क्लास में इस तरह दाखिल हुए जैसे इनके बाप की जागीर हो। ये लड़का कौन है? मिराल ने नागवारी से आयशा से पूछा था। ओह, ये मोहतरम छोड़ दो, इसका जिक्र शहराम खान है, शहर के सबसे अमीर शख्स की औलाद। एक्चुअली अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। फॉर्च्यूनर में घूमता है और बाकी सारे इसके चेले हैं। यूनिवर्सिटी में ये चाहे तो किसी भी प्रोफेसर को क्लास लेने से रोक सकता है। इससे बचकर रहना। आयशा ने इसे शहराम खान के मुतालिक सारी मालूमात फराहम कर दी थी। मैं भला इसके करीब चीजें क्यों जाऊंगी? नागवारी से इसे देखते मिराल ने अपना सर झटका था। सीटों के दरमियान में से गुजरते शहराम खान ने बगौर मिराल की सिमत देखा। ये लड़की से अपनी जानिब खींच रही थी। कुछ तो था अनोखा इसमें। नकाब के पीछे इसका चेहरा कैसा दिखता था वो जानने के लिए शदीद बेचैन था, मगर इसे 100% यकीन था कि वो एक दफा इसे अपनी जानिब मतवज्जो करने की कोशिश करेगा तो वो 100 दफा खींची चली आएगी। ऐसे ही तो थी इस यूनिवर्सिटी की लड़कियां। इसके शानदार पर्सनैलिटी और रवैये पैसे की रेल पेल के सामने हार जाया करती थी। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुश्किल जरूर थी, मगर मिराल यहाँ आकर खुश थी। इसका दाखिला स्कॉलरशिप पर इस यूनिवर्सिटी में हुआ था, वरना इस यूनिवर्सिटी की फीस भरना इसके घर वालों के लिए मुमकिन कहाँ था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए लैपटॉप लाना जरूरी था, सो इसने कमेटी डालकर अपने लिए एक दरमियाने दर्जे का लैपटॉप खरीद रखा था, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखती थी। क्लासेस खत्म हुई तो वो अपना बैग कंधे पर डाले, लैपटॉप सीने से लगाए क्लास से बाहर निकल आई। यूनिवर्सिटी की पार्किंग एरिया से कई गाड़ियां निकल कर जा रही थी। वो अपने ख्याल में थी जब एक गाड़ी के सामने से गुजरते वो हुआ जिसका इसने सोचा भी ना था। साकित खड़ी गाड़ी ने एकदम हरकत की थी और सामने से जाती मिराल को एक जोरदार टक्कर लगी थी। लैपटॉप इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा और वो खुद भी घुटनों के बल जमीन पर गिरी थी। एक सिसकी इसके लबों से निकली। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। इत्मीनान से भरी मर्दाना आवाज पर मिराल ने सर उठाकर देखा। वही था शहराम खान। इत्मीनान से गाड़ी से निकलता वो गहरी निगाहों से मिराल का जायजा ले रहा था। मे आई हेल्प यू? इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिराल ने एक नफरत भरी निगाह इस पर डाली, मगर इससे असल फिक्र अपने लैपटॉप की थी। अपनी चोटों को बुलाकर इसने जमीन पर पड़ा लैपटॉप उठाया और इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोए। लैपटॉप की स्क्रीन चकनाचूर नजर आ रही थी। मैं आपको नजर नहीं आई? अंधे हैं आप क्या? अगर अंधे हैं तो पहले आपको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, ना कि यहाँ यूनिवर्सिटी में आप दूसरों का जीना हराम करें। अच्छा खासा नुकसान कर दिया मेरा। वो बुरी तरह से झुंझला कर उठी थी। स्याह अबाया जगह जगह से छिल गया था। मिराल ने अपने हिजाब को दुरुस्त किया। सुनहरी आंखों में आंसू उतर थे, मगर वो इस शख्स के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। शहराम खान ने बगौर इसका जायजा लिया। ओह हाँ, नुकसान तो मैंने काफी कर दिया है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। बल्कि पैसे छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा अबाया देता हूँ, एक अच्छा लैपटॉप भी। वो दोस्ताना अंदाज में ऑफर कर रहा था। मिराल को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। अपनी दौलत का रोब जमाना बंद करो, बल्कि अपनी क्या, ये तो तुम्हारे बाप की दौलत है। तुम खुद क्या चीज हो?
یونیورسٹی میں ہر شخص تمہیں ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور میرا جہاں پہلا دن تھا اور تمہارے بارے میں میری پختہ رائے یہ ہے کہ تمہیں بگڑے ہوئے انسان ہو، اپنی دولت اپنے پاس رکھو اور آئندہ گاڑی ذرا دیکھ کر چلانا، سخت بپھڑے ہوئے انداز میں کہتے وہ پلٹی تھی۔ ایکسکیوز می، آخر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ یہ حجاب کر کے تم اپنے آپ کو بڑی نیک اور باپردہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ میں شہرام خان ہوں، ابھی آواز ماروں تو 10 لڑکیاں یہاں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اپنا سب کچھ مجھ پر نچھاور کرنے کے لیے تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں تو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ وہ جیسے چڑھ کر اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ میرال کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میرا حجاب یا میرا نقاب تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور رہی بات ایٹیٹیوڈ دکھانے کی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتی۔ تمہارا کیا کریکٹر ہے وہ تمہارے حلیے سے چھلک رہا ہے۔ میں تم جیسے لڑکوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ آنکھوں میں آیا آنسو پیتے وہ تیز تیز انداز میں بولتے اچانک پلٹ گئی تھی۔ گھنٹی میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی تباہی کا غم اپنی جگہ تھا، مگر شہرام خان کی باتیں اسے سچ میں تکلیف دے رہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ نقاب اور حجاب وہ لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے کرتی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ نورین بیگم نے اس سے خراب حلیے میں گھر آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی سمت مڑ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا حجاب اتارا۔ بے داغ حسین چہرہ آئینے میں نمایاں ہو گیا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں، نورین بیگم نے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ میرال نے گہری سانس لی، چہرے پر سے ہر تاثر کو غائب کرتے وہ مسکراہٹ سجا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے مریش باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جن کی اکلوتی دولت وہ خود ہی تو تھی۔ کیسا رہا آج کا دن یونیورسٹی میں؟ مزہ آیا؟ یوسف علی پیار سے میرال سے سوال کر رہے تھے۔ وہ نزدیکی کالج میں لیکچرار تھے، ان کی تنخواہ سے یہ گھر بمشکل چلتا تھا، مگر میرال پڑھائی میں اچھی تھی اور اسی بنا پر اس نے اپنی اعلیٰ یونیورسٹی کی اسکالرشپ لی تھی۔ سب ٹھیک ہے بابا جان، مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ انہیں مطمئن کرنا چاہتی تھی اور وہ اس میں کامیاب رہی۔ نورین بیگم اسے کھانے کے لیے آواز دے رہی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر وہ کچن میں ان کے پاس ہی چلی آئی۔ کھانا ٹیبل پر رکھ کر وہ انہیں یونیورسٹی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگی تھی۔ اب اس کا کھانا ختم بھی نہیں ہوا تھا جب گھر کی ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ تمہارے ابو جان تو گھر پر ہیں، نورین بیگم نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ چھوٹے اس گھر کے مین دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک کوریئر والا لڑکا کھڑا تھا۔ آپ کے نام پر ایک ارجنٹ پارسل آیا ہے، ریسیو کر لیں۔ اس نے ایک ڈبہ میرال کی طرف بڑھاتے ہوئے دستخط کیے تھے۔ پین آگے بڑھایا۔ میرے نام پر پارسل؟ میں نے تو کچھ آرڈر نہیں کیا۔ وہ حیران تھی، ڈبہ خاصا بھاری تھا۔ کوریئر والے لڑکے نے کندھے اچکائے۔ آپ سائن کر دیں بی بی، گرمی بہت ہے۔ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ سمجھی نہ سمجھی کے عالم میں میرال نے دستخط کیے اور ڈبہ اندر لے آئی۔ یہ کیا چیز ہے میرال؟ نورین بیگم نے اسے ڈبے کو الٹتے پلٹتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ وہ خود حیران تھی۔ پیکنگ کھولتے اندر کی چیز جب نکال کر سامنے آئی تو ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ ایک لیپ ٹاپ تھا، بیش قیمت امپورٹڈ لیپ ٹاپ۔ اس کے تباہ ہونے ہوئے لیپ ٹاپ کے مقابلے میں اس کی قیمت کئی گنا زیادہ تھی۔ شہرام خان، میرال نے اپنے لب کچلے۔ آخر یہ شخص مجھ پر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفرت کا ایک ابال سا اس کے اندر اٹھا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ نورین بیگم کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے نٹالتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا کر اندر لے آئی۔ آخر سمجھتا کہ یہ انسان اپنے آپ کو؟ میرال کو شدید غصہ آ رہا تھا اور تبھی میز پر رکھا اس کا موبائل بجا۔ میرال نے موبائل اٹھایا۔ ایک انجانے نمبر سے میسج تھا۔ لیپ ٹاپ کے نقصان کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا تمہارا لیپ ٹاپ کون سی کمپنی کا تھا، اس نے یہ والا بھیج دیا۔ میں اتنا بڑا بھی نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں شہرام۔ مختصر سا میسج تھا۔ لہو میرال کی رگوں میں جمنے لگا۔ اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ وہ حیران تھی مگر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ایسے امیر زادوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ لیپ ٹاپ وہ رکھنے والی نہیں تھی، یہ تو طے تھا۔ سو ڈبے کے اندر اسے پیک کر کے وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ اب بس اسے اگلے دن کا انتظار تھا۔ اگلے دن سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ لیپ ٹاپ لے کر وہ سیدھا اس تک آئی۔ ہمیشہ کی طرح سیاہ رنگ کے عبایا اور حجاب میں ملبوس اس کے سنہری آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ دوبارہ مجھے اس قسم کا تحفہ مت بھیجنا۔ ان 10-12 لڑکیوں کو بلا لو جن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ تمہاری ایک پکار پر دوڑی دوڑی آئے گی، شاید ان میں سے کوئی لیپ ٹاپ رکھ لے۔ طنزیہ انداز میں کہتے اس نے لیپ ٹاپ اس کی گود میں پٹکا۔ اس وقت وہ اپنے گروپ کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا تھا۔ اس کے سارے دوست اٹھ کر کچھ پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ میرال، میں نے معذرت کر تو لی تھی، میں ایک آوارہ بگڑا ہوا انسان ہوں۔ میری ماں بچپن میں مر گئی تھی۔ ڈیڈ نے مجھ پر کبھی توجہ نہیں دی، اس لیے مجھے نہیں پتا لڑکیوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہاری تربیت اچھی ہوئی ہے۔
ये तुम ये सब पहनती हो, आजकल की लड़कियां तो दुपट्टा भी नहीं लेती ना। वो नर्म आवाज में कह रहा था, लहजा और अंदाज बिल्कुल बदले हुए थे। मिराल ने हैरत से इसकी सिमत देखा। तो फिर अगर कोई शख्स माजत करे तो दीन में क्या सिखाते हैं कि इसकी माजत कबूल करना है ना। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। दरअसल मैं अमीर बाप की औलाद हूं, यही बात मेरे लिए एक ताना बन गई है। लोग मेरे बारे में खुद ही एक राय कायम कर लेते हैं। मैं बुरा इंसान नहीं हूं, लेकिन खैर, अगर तुम ये लैपटॉप नहीं लेना चाहती तो इससे किसी और को दे दो। मैं इसी गिल्ट में रह लूंगा कि मैंने एक डिजर्विंग लड़की का नुकसान कर दिया था। संजीदा अंदाज में कहता वो अपनी किताबें समेट कर उठ खड़ा हुआ। मिराल को अजीब सा लगा और वह इसकी जानिब से किसी ताबड़तोड़ हमले की तवक्को कर रही थी, मगर वो खामोशी से पलट गया था। मिराल को शर्मिंदगी सी होने लगी। बात तो सच है, इसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। हो सकता है वाकई गलती से मुझसे इसकी गाड़ी लग गई हो। पुरसोच अंदाज में इसने लैपटॉप उठाया। क्लास का टाइम हो रहा था तो मजीद कुछ भी सोचे बगैर वो क्लास की सिमत मुड़ गई। इसके बाद वाली क्लासेस में पे दर पे असाइनमेंट्स का इतना बोझ था कि वो शहराम खान के मुतालिक सोच भी ना पाई। ना चाहते हुए लैपटॉप भी इसे इस्तेमाल करना पड़ा। दिन खामोशी से बीतने लगे। क्लास में इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये शहराम खान आजकल बिल्कुल बदल सा गया है। लड़कियों का आइडियल तो पहले ही था, अब जो पर्सनैलिटी में चेंज आया, समझो पूरी यूनिवर्सिटी इसकी दीवानी हो गई है। आयशा ने अपनी गाड़ी से निकलते शहराम खान को देखकर ठंडी सांस भरी थी। मिराल ने अपना रुख मोड़ लिया। पता नहीं क्यों इसने अब तक आयशा को लैपटॉप वाली बात नहीं बताई थी। इस रोज वो घर वापस आई तो इसके नंबर पर एक और मैसेज शहराम खान के नाम से मौसूल हुआ था। तुमने बताया नहीं कि तुमने मेरी माजत कबूल कर लिया नहीं। मैसेज पढ़कर वो खामोश रही थी। इट्स ओके, मैंने भी ज्यादा रिएक्ट किया। मैसेज का जवाब देकर वो खामोश बैठी रही। जवाबन शहराम खान ने क्लास में होने वाले किसी लेक्चर के मुतालिक पूछा, जिसका मिराल ने जवाब दे दिया और यहीं से इन दोनों की बातचीत का आगाज हुआ। इस रात वो बड़ी देर तक शहराम खान से बात करती रही। हर मैसेज की पीप पर इसका दिल जोर से धड़कता था। ये एक अनजानी सी कैफियत थी। हालांकि वो इससे सिर्फ क्लास की पढ़ाई के मुतालिक बात कर रहा था, अपनी फैमिली के मुतालिक बता रहा था, अपना ट्रॉमा, अपना बचपन जो इसने तन्हाई में गुजारा। और मिराल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो इसकी सारी बातें क्यों सुन रही थी। दोनों के दरमियान तेजी से दोस्ती हुई थी। यूनी में वो अब भी एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे, मगर घर आते वो बेताबी से अपना मोबाइल उठा लेती। हम सिर्फ नॉर्मल सी तो बातें कर रहे हैं और वो मेरा क्लास फेलो भी तो है, इसमें क्या गलत है। और वो खुद को तसल्लियां दे दी। और सिर्फ एक महीने बाद ही, जो पहली दफा रात के 1 बजे शहराम खान ने इसके नंबर पर कॉल की थी, तो वो कितनी देर तक स्क्रीन को देखती रही। दिल जोर से धड़कने लगा। ये मैं क्या कर रही हूँ, आखिर वो मेरा लगता किया है। मेरा आंखों में सरासीमी फैल गई। न जाने किस ताकत के हाथों मजबूर इसने कॉल रिसीव करके कान से लगाए। मिराल, जाग रही हूँ। दूसरी जानिब अपनी भारी गंभीर आवाज में बोला। मिराल का दिल जोर से धड़का। ऐन इस लम्हे तेजी से दरवाजा खोलकर नौरीन बेगम अंदर दाखिल हुई थी। मोबाइल मिराल के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। नौरीन बेगम अपनी परेशानी में थी। इन्होंने रात के इस पर बेटी को मोबाइल के साथ जागते नहीं देखा था। मिराल, जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। वो परेशानी में से इत्तला देते कमरे से बाहर निकल भागी थी। और मिराल, इसका तो ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मोबाइल यूं ही जमीन पर पड़ा रह गया। वो तेजी से वालिदैन के कमरे की तरफ भागी थी। रात के इस पहर वो जिस तरह इन्हें नजदीकी अस्पताल लाएगी वही जानती थी। इनकी हालत सख्त खराब थी, सर्जरी करनी होगी। अब ये बिल काउंटर पर जमा करवा दें। डॉक्टर ने एक लंबी चौड़ी रकम पर्ची पर लिखकर मिराल की जानें बढ़ाई। वो सुन सी खड़ी रह गई। घर में कोई कीमती चीज नहीं थी। जमा पूंजी भी बस चंद हजार रुपए थी। अपने चचा को फोन लगाओ, मामू को भी कोई तो पैसे दे देगा। नौरीन बेगम परेशान होकर रोने लगी थी। मिराल की आंखों में आंसू उतरे। एक के बाद एक इसने मां के मोबाइल से हर रिश्तेदार का नंबर डायल कर दिया। अव्वल तो किसी ने फोन उठाया ही नहीं, और जिसने उठाया इसने पैसों का सुनते फोन बंद कर दिया। मिराल का दिल डूबने लगा। और फिर तभी इसने स्टाफ को यूसुफ अली साहब को इमरजेंसी वार्ड से निकलते देखा। कहाँ ले जा रहे हैं आप बाबा जान को? वो घबरा कर आगे बढ़ी। सर्जरी का वक्त हो गया, इन्हें ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे हैं, एक नर्स ने उजलत में जवाब दिया। मिराल साकित रह गई। मगर मैंने तो पैसे जमा नहीं करवाए, सर्जरी कैसे होगी? सर्द पड़ते वजूद के साथ वो काउंटर की समत भागी थी। आपके वालिद की सर्जरी के पैसे अदा कर दिए गए हैं, बल्कि सारे ट्रीटमेंट का बिल एडवांस में दे दिया गया है, काउंटर वाली लड़की ने जवाब दिया। वो बेयकीन होते हुए पलटी और तभी इसे वो दिखाई दिया। बिल्कुल इसके पीछे ट्राउजर और टी शर्ट में मलबूस वो शहराम खान था। अंकल ठीक हो जाएंगे, मैंने बिल पे कर दिया, तुम टेंशन मत लो, वो अपनी असली मेहरबान आवाज में बोला था। न जाने मिराल को क्या हुआ, वो यकदम इसके कुशादा सीने से टकराए फूट फूट कर रोने लगी। थैंक यू सो मच शहराम, अगर आज तुम मेरी मदद ना करते तो पता नहीं बाबा जान को क्या हो जाता। वो बुलक बुलक कर रो रही थी। शहराम ने आहिस्तगी से इसका बाजू थामा। सब हमें देख रहे हैं, मामूली सी रकम थी,
तुम इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो सुकून से कह रहा था। मिराल आंसू भरी निगाहें उठाई। इमरजेंसी में आने के बावजूद वो आज भी मुकम्मल हिजाब में थी। तुमने तो कभी मुझे देखा ही नहीं, तो फिर तुम मुझसे मोहब्बत कैसे करते हो? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। शहराम खान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं, तुमसे मोहब्बत की है, वो जज्बों से पुर लहजे में कह रहा था। मिराज साकित खड़ी रह गई और फिर इसने हैरत से खुद को अपना हिजाब उतारते देखा। शहराम खान की निगाह इसके सफेद बेदाग चेहरे पर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया। वो बेहद हसीन थी, इतना मुकम्मल हुस्न इसने कम ही देखा था। सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, नकाब लगा लो, नजर चुराते इसने बमुश्किल यही कहा था। मिराल को शर्मिंदगी सी हुई। वापस नकाब लगाते वो ऑपरेशन थिएटर के सामने चली आई थी। सर्जरी तवील थी, मगर जब डॉक्टर बाहर निकला इसने यूसुफ साहब को खतरे से बाहर करार दे दिया। वो अल्लाह की शुक्रगुजार थी और अल्लाह के बाद शहराम खान की, जिसने इसे मुश्किल से निकाल लिया था। इसे पता ही न था कि वो पूर इसकी मोहब्बत में डूब चुकी थी। यूसुफ साहब सेहतमंद होकर घर आए। नौरीन बेगम हैरान थी कि इतनी बड़ी रकम किसने अदा की, मगर वो बात बना गई। यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों ने मिलकर पैसे दे दिए थे। नौरीन बेगम मुतमईन हो गई, मगर वो खुद गैर मुतमईन थी। इसने दोबारा कभी अपनी मदद का जिक्र नहीं किया। यूनिवर्सिटी में भी वो इसके साथ मामूली बातचीत ही करता था। असल जज्बे तो वो मोबाइल के जरिए इस पर निछावर किया करता था। मिराल ने जीते हुए आयशा को अपने और इसके ताल्लुक के बारे में बताना चाहा। आयशा ने वो गौर इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। देखो मिराल, तुम इस क्लास की नहीं हो, मगर मैं शहराम खान को अच्छी तरह जानती हूँ। इसकी हमदर्दी को मोहब्बत समझने की गलती मत करना। लड़कियां इसके लिए किसी टिश्यू पेपर से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। वो एक बिगड़ा हुआ इंसान है, इससे भलाई की तवक्को मत करना। आयशा की बात पर मेरा रंग जट पड़ गया। इसने बात घुमा दी। मेरा इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं वैसे ही कह रही थी कि लोग इसके बारे में खामखा बुरी बातें फैलाते हैं। हो सकता है वो इतना बुरा ना हो। आयशा की बात पर खामोशी से इसका जायजा लेती रही और मिराल की हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। इसे अच्छा नहीं लगा था कि आयशा ने शहराम खान के मुतालिक किस तरह की बात की है। शहराम खान पर इसका एतबार बढ़ गया था, इसलिए तो सिर्फ एक हफ्ते बाद ही जब शहराम ने इसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया तो वो बिला झिझक इससे मिलने चली गई थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, वो बेचैनी से बोली। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मेरा मसला ये है कि मेरे डैड कभी एक कॉलेज के लेक्चरर की बेटी के साथ मेरा रिश्ता नहीं होने देंगे। मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बस एक ही सूरत है कि अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो मैं डैड को निकाहनामा दिखाकर ब्लैकमेल कर सकता हूँ। शहराम खान की बात पर वो साकित रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती, ये गलत है। वो उठ खड़ी हुई थी। मैं जानता था मिराल, जिंदगी में जब भी किसी चीज को मैंने हासिल करने की कोशिश की है वो यूं ही मेरे हाथ से सरक जाती है। और देखो, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? वो तल्ख अंदाज में कह रहा था। मिराल बेबस होने लगी। 2 महीने हो गए हमें बात करते हुए। या मैंने यूनिवर्सिटी में किसी को बताया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ? और ये सब कुछ गलत है, मगर निकाह तो जायज है ना? वो इसके सामने खड़ा पूछ रहा था। मिराल सिरता पॉलर्स उठा। मिराल लर्स उठी। वो इनकार करना चाहती थी, मगर बुरी किस्मत इसके ताकुब में थी, इसलिए हाँ कर बैठी। इसका इकरार सुनते ही शहराम खान की आंखें चमकने लगी थी। वो अपनी जगह से उठा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मिराल, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जल्द से जल्द अपनाना चाहता हूँ। मैंने तुम जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। जिस तरह तुम खुद को ढांप कर रखती हो, तुम बहुत कीमती हो। हर वक्त तुम हिजाब लगा कर रखती हो। तुम्हें जी भर कर देख भी नहीं सकता। मेरी बीवी बन जाओगी तो बगैर किसी रोक टोक के तुम पर अपना हक तो जता सकूंगा ना? वो मखमूर आवाज में कह रहा था। मिराल को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, मगर वो शहराम खान की किसी बात को इनकार नहीं कर पा रही थी। यूं जैसे खुद इसका दिल भी शहराम खान की हमराही का ख्वाहिशमंद हो। शहराम खान ने चंद दोस्तों की मौजूदगी में इसके साथ निकाह किया था। कितने वक्त बाद आप अपने घर वालों को मेरे घर लाएंगे? वो शदीद बेचैन थी। मौलवी और 2 गवाहों को रुखसत करके वो पलटा। मुंह दिखाई की बात नहीं करोगी? वो मुस्कुरा रहा था। मिराल बेचैन होने लगी। ये सब जरूरी तो नहीं, मैं घर चली जाती हूँ। रुखसती के बाद शहराम खान ने इसके लबों पर हाथ रखकर इसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया था। अब तुम मेरी बीवी हो, मुझे रोकना मत। इसकी आवाज गंभीर थी। ये अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। ये मुंह दिखाई का तोहफा है। इसे अपने बाजों में समेटते हुए इसके कान में सरगोशी कर रहा था। पहली दफा शहराम खान ने हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे के गिर्द लिपटा हिजाब उतार दिया था। वो इसके सामने बेहिजाब हो गई और वो खुद को आजाद करवाना चाहती थी। कुछ तो था जो गलत था, मगर इसकी गिरफ्त में वो बेबस थी। चंद घंटों बाद इसने मिराल को इसके घर ड्रॉप कर दिया था। वो बिना कहे इसकी हर बात का ख्याल रख रहा था। अगले 1 हफ्ते वो सिर्फ घर से यूनिवर्सिटी जाती थी और वो सिर्फ आधे घंटे बाद इसे यूनिवर्सिटी से अपार्टमेंट ले जाता। आखिर ये सब
कब तक चलेगा? शहराम, ये सब कुछ गलत है। मैं अम्मी और अब्बू को धोखा दे रही हूँ। तुम प्लीज अपने डैड को हमारे घर रिश्ते के लिए भेजो। 5वें रोज वो फूट फूट कर रो दी। गहरी सांस लेते शहराम ने इसकी सिमत देखा। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। आज तुम रिक्शे से अपने घर चली जाना। शर्ट के बटन बंद करते वो अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। मिराल ने हैरत से इसे जाता देखा। आज से पहले तो इसने कभी इस तरह नहीं किया था। खुद को समेटते वो वापस घर चली आई थी। चंद दिन वो यूनिवर्सिटी न जा सकी। तबीयत में अजीब बोझलपन सा था। शहराम ने भी दोबारा कोई राब्ता नहीं किया। पता नहीं वो कहाँ बिजी है। रात देर तक वो मोबाइल की स्क्रीन सामने रखकर बैठी रहती और आखिरकार आज सुबह जब इसने घबराते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया था। वो अपनी निशानी इसके वजूद पर छोड़ चुका था। शहराम खान हो तुम? बेजान होती टांगों के साथ बाथरूम के फर्श पर बैठते वो फूट फूट कर रोने लगी थी। 2 हफ्तों में शहराम ने इसके साथ कोई राब्ता नहीं किया। नंबर बंद था और कभी ऑन होता भी तो इसकी कॉल रिसीव नहीं करता और इसके पीछे क्या राज था वो रात जान गई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लिया। तुम जैसी हिजाबी लड़कियां भी अंदर से वैसे निकलती हो जैसे दूसरी लड़कियां, दौलत पर मरने वाली। जाओ, जो करना है कर लो। मैं निकाह कर रहा हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शहराम खान की आवाज इसके कानों में गूंजी। दोनों हाथ लबों पर रखकर मिराल ने अपनी चीख को अंदर ही घूटा था। अगली सुबह यूसुफ साहब वापस आ गए। इन्होंने पूछा कि मिराल यूनिवर्सिटी नहीं गई, मगर नौरीन बेगम ने बहाना कर दिया। वो इन्हें क्या बताती कि वो सर मुंह लपेट कर कमरे में पड़ी थी। यूनिवर्सिटी का तो नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। मिराल, क्या बात है, आखिर कब तक अंधेरा किए पड़ी रहोगी? नौरीन बेगम तीसरे दिन फिक्रमंद होकर इससे पूछने आई थी। वो जो बेड की पुश्त से टेक लगाए उजड़े पुजड़े अंदाज में बैठी थी। इसे समझ ना आए कि मां से क्या बात करे। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इन्होंने प्यार से मिराल के चेहरे पर आए बाल हटाए थे। नजर लग गई मेरी बच्ची को इतनी हसीन जो है। वो जेरे लब बड़बड़ाई हुई कमरे से बाहर निकल गई। मिराल ने डुबडुबाई आंखों से इन्हें जाते देखा। इसने अपने इन वालिदैन को धोखा दिया था। कपकपाते हाथों से इसने पास पड़ा मोबाइल उठाया। इसे कुछ तो करना ही था। मोबाइल पर आयशा का नंबर डायल करते वो फूट फूट कर रोने लगी। सारी कहानी सुनने के बाद आयशा ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शहराम खान की हमदर्दी को मोहब्बत मत समझो, और इस वक्त तो तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम इससे मुसलसल कांटेक्ट में थी। फिर तुमने इसके साथ छुपकर निकाह भी कर लिया और अब तुम प्रेग्नेंट हो, और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो जब इसने निकाह कर लिया होगा। आयशा तासुफ से पूछ रही थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मैंने ये सब कुछ क्यों किया। इसने मुझे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया। मैं हकीकत में इससे मोहब्बत करने लगी थी। मैं इसे अपना सबसे बड़ा मसीहा समझने लगी थी। ये सब मैंने क्या कर दिया। वो बेहाल हो रही थी। आयशा ने दूसरी जानिब अपना सर पकड़ लिया था। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने अम्मी अब्बू में से किसी एक को तो हकीकत बतानी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवाने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी तब भी तो किसी को साथ जाना ही पड़ेगा ना। आयशा ने इससे एक राज समझाई थी और वो सर से लेकर पैर तक लर्ज उठी। अपने कर्मों की दास्तान अपने वालिदैन को कैसे सुनाती। अबॉर्शन में कैसे कराऊं, ये तो गुनाह है ना। वो काम कर बोली थी। दूसरी जानिब आयशा खामोश रही। जब शहराम खान इस बात से मुकर गया कि इसने तुमसे निकाह किया था तो वो तुम्हें अपनाएगा भी नहीं, तो तुम फिर इस बच्चे का क्या करोगी। सबकी नजरों में तो तुम कंवारी हो, निकाहनामा भी तुम्हारे पास नहीं है। जानती हूँ कंवारी माओं का इस जमाने में क्या हशर किया जाता है। आयशा की बात किसी कूड़े की तरह मिराल के वजूद पर लगी, जैसे सारी नमाजें हिजाब सब जाया होता हुआ महसूस हुआ। वो तो आम लड़कियों से भी गई गुजरी निकली थी। ये लो मिराल, मैं तुम्हारे लिए सूप ले आई हूँ। दरवाजे पर आहट हुई और नौरीन बेगम अंदर दाखिल हुई। फोन मिराल के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आखिरकार इसने हिम्मत कर ही ली। नौरीन बेगम के दिल में अनजाने से खदशे हलकोड़े लेने लगे। वो इतनी भी अनजान ना थी। बेटी की बिगड़ती हालत और मुसलसल इसकी आंखों में आंसू देखकर कुछ तो समझ ही गई थी। क्या बात है, मेरा सब कुछ ठीक तो है ना? इन्होंने लड़ते हुए लहजे में सवाल किया। अम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने यूं ही में एक लड़की के साथ छुपकर निकाह कर लिया था। पिछले कई महीनों से मैं इसके साथ इसके दिए हुए अपार्टमेंट में जाती रही हूँ। वही लड़का जिसने अब्बू के हार्ट अटैक पर पैसे दिए थे, पर अब इसने मुझे धोखा दिया। कल रात को इसका निकाह था। लड़खड़ाते लहजे में इसने माँ के सामने इकरार किया था। मिराल, ये कह रही हो? नौरीन बेगम एक झटके से उठ खड़ी हुई। इनका दिल डूबा जा रहा था। मिराल ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शायद मजीद भी कुछ कहती, मगर बाहर धराम की आवाज आई। नौरीन बेगम घबरा कर बाहर की सिमत लपकी और मिराल वो भी रोना भूलकर यकदम बाहर आई थी। और बाहर आते इसके लबों से एक दिलदोज चीख निकली। यूसुफ साहब अपने सीने पर हाथ रखे जमीन पर गिरे पड़े थे। इनकी उठी हुई निगाहें मिराल की जानिब थी। मिराल का चेहरा सफेद पड़ता चला गया। इन्होंने सब कुछ सुन लिया था। डॉक्टर को फोन करो मिराल,
कुछ तो करो, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारे किए गए गुनाह ने तुम्हारे बाप को खा लिया मिराल। नौरीन बेगम दुहाइयां दे रही थी और वो बेजान लाश तरह दीवार से टेक लगाए जमीन पर बैठती चली गई। वो माँ को क्या बताती, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं थी। यूसुफ साहब की बेनूर आंखें वो देख चुकी थी, वो मर चुके थे, घर में कहराम बरपा हो गया था। नौरीन बेगम ने किसी को बुलाया, कैसे यूसुफ साहब को अस्पताल पहुंचाया गया वो कुछ नहीं जानती थी। वो यूं ही ठंडी दीवार के साथ टेक लगाए बैठी रही। यूसुफ साहब की लाश घर वापस आई और कई रिश्तेदार भी, मगर वो वहां से ना हटी। नौरीन बेगम ने भी अपने लबों को सी लिया था। फिक्र मत करो मिराल, कुछ नहीं होगा। सोम के बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, मैंने एक जानने वाले से बात कर ली है। खामोशी से इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देंगे। आयशा से मिलने आई थी, अपने साथ लगाते इसने मिराल को तसल्ली दी। वो फिर भी साकित बैठी रही। कितना नुकसान किया था इसे इस शख्स ने मिराल का मोहब्बत के नाम पर, कि वो कभी इस नुकसान का हर्जाना भी अदा नहीं कर सकती। रेस्टोरेंट में बैठे शहराम खान की पुरसोच निगाहें सामने जमी थीं जब खुले दरवाजे से हुमायूं अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है यार, सारी रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर मौजूद है। मिराल की तुझसे बातचीत, तुम दोनों का निकाह और इस रोज तुम्हारे निकाह वाले दिन शादी हॉल में आकर इसका इकरार करना। लेकिन तुमने ये सब यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट को देने से मना क्यों कर दिया? हुमायूं की नजर में उलझन थी। शहराम खान ने नफी में सर हिलाया। नहीं, ये सब मत करो, वो अभी तक मेरे निकाह में है। हाथ बढ़ाकर इसने हुमायूं से यूएसबी वापस ले ली। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? शहराम, इस रोज तुमने अपने निकाह से भी इनकार कर दिया। नबिया को कितना सदमा लगा और तब से अब तक तुम इसका फोन भी नहीं उठा रहे। आखिर तुम क्या सोच रहे हो? हुमायूं की बात पर वो बुरी तरह से चिढ़ गया। कुछ नहीं सोच रहा मैं। मिराल का बताओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आयशा से इसके बारे में पूछ कर मुझे बताना। शहराम खान की निगाहें कहीं और जमी थी और इसका लहजा सोच में डूबा हुआ था। कुर्सी पर बैठे हुमायूं ने गहरी सांस ली। इसके बाप का इंतकाल हो गया है। आयशा बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट भी है। कुछ रोज में शायद इसका अबॉर्शन करवाने ले जाएगी। वो एक झटके से मुड़ा। क्या कहा तुमने मिराल? क्या इसके अंदाज में उजलत थी? हुमायूं ने हैरत से देखा। प्रेग्नेंट है वो यार, जाहिर है तुम इसे अपार्टमेंट में लेकर जाते रहे हो। निकाह किया था तुमने इससे, बच्चा होना तो नॉर्मल सी बात है ना, लेकिन आयशा सब संभाल लेगी, तुम फिक्र मत करो, वो इसकी अच्छी दोस्त है। शहराम खान को अपना वजूद जल्जलों की जद में आता महसूस हुआ। बर्बाद हो जाओगे तुम शहराम खान। सुनहरी आंखें जो आंसुओं से लबरेज थी एकदम इसके जहन के पर्दे पर लहराई। चाबी उठाता वो बाइक के समत लपका था। कहाँ जा रहे हो? हुमायूं ने इससे पीछे से आवाज दी। पता नहीं, मैं खुद कुछ भी नहीं जानता। गाड़ी में बैठते हुए वो अंधाधुंध सड़कों पर दौड़ाने लगा। वो लड़की जिसने पहले ही से दिन इन नागवार नजरों से देखा था, इस लड़की ने इसे खुला चैलेंज दिया था कि इसकी गैरत पर ये ताज़ियाना था। भला वो हिजाब में ढकी छुपी लड़की हिजाब उतरवा दे तो मान जाएंगे। वो खुद को क्या समझती थी? तो यूनिवर्सिटी का बेताज बादशाह हुमायूं ने इसके कंधे पर हाथ मारा था। सिर्फ हिजाब क्यों, मैं मजीद भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसने दावा किया था। और सारे दोस्त हैरान रह गए, मगर हैरान तो असल में वो इस वक्त हुए थे जब इसने अपने वादे को हकीकत में रंग दिया था। मैंने क्या कर दिया? एक लड़की जिसने मुझ पर भरोसा किया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, उससे निकाह किया और मैंने इसे जमाने भर में रुस्वा कर दिया। पर मुझे भी गिल्ट क्यों हो रहा है? सिगरेट सुलगाते इसने अपना मोबाइल निकाला। मिराल की पुरानी चैट्स में इसने एक तस्वीर एक दफा शहराम को भेजी थी। मुझे तुम पर भरोसा है, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना। वो नाजुक सी लड़की मुझे अपना मसीहा समझती थी और मैंने इसके साथ क्या किया? मोबाइल बंद करके इसने डैशबोर्ड पर फेंका और गाड़ी का रुख अपने घर की जानिब कर लिया था। वो बड़ा अजीमुल शान घर जिसमें इसे कभी सुकून नहीं मिला था। थके थके अंदाज में वो घर में दाखिल हुआ। रात के 2 बज रहे थे। आगे तुम घर वापस? वक्त देखा है यूनिवर्सिटी से तुम्हारी शिकायतों पर शिकायत आ रही है। निकाह करने की ख्वाहिश तुम्हारी अपनी थी और निकाह वाले दिन तुमने इनकार कर दिया। जानते हो नबिया के बाप ने क्या किया? धमकियां दी है मुझे, बिजनेस सर्कल में मेरा जीना हराम कर दिया इसने। आखिर तुम चाहते क्या हो शहराम? ये गरजदार आवाज इसके बाप जुबैर अली खान की थी। शहराम ने पलटने की भी जरूरत महसूस नहीं की। और तो और आपको मेरा ख्याल आ गया। आपको पता है मैं कितने साल का हूँ? 2 रोज पहले मेरी 27वीं सालगिरह गुजरी है, मगर आपको वो भी याद नहीं होगी ना, क्योंकि मेरा वजूद आपके लिए एक दिल बहलाने वाले खिलौने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। बिजनेस, दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात, पॉलिटिक्स क्या है जो आपको पसंद नहीं? सब कुछ पसंद है, सब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। बस अगर कुछ नहीं है तो वो हूं मैं किसी रद्दी में पड़े हुए कागज की तरह इस घर में रुलता फिर रहा हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूं, मुड़कर इसने कटेली निगाह अपने बाप पर डाली थी। जुबैर अली खान ने सर झटका। बस करो अपनी ये बातें, आखिर कब तक यूं मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहोगे? शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बैंक बैलेंस से तुम्हारे नाम पर, सारा बिजनेस तुम्हारा ही तो है। वो मजीद भी कुछ कहते मगर शहराम ने हाथ उठाकर इन्हें खामोश कर दिया।
बस कर दें डैड, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ज़हनी सुकून भी बहुत कुछ होता है, जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिला। मॉम मुझे छोड़कर चली गई, तब आपने मुझे संभाल लेते। कि आपको मैं कभी इस काबिल नहीं नजर आया कि मुझे अपना प्यार देते? शहराम खान का लहजा टूटा हुआ था। जुबैर अली खान ने बेजारी बुरी निगाह इस पर डाली। तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। और वो लड़की का क्या चक्कर है? वो निकाह वाली लड़की, अगर क्या कुछ किया इसके साथ तो चंद पैसे देकर इसे फारिग करो, वरना मैं अपने आदमियों से कहकर इसे कहीं ठिकाने लगवा दूंगा। तुम्हारी इन उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मेरा सियासत में इमेज मुतासर हो रहा है। वो एकदम अपने बाप की सिमत लपका था। दोनों हाथों से इसने जुबैर अली खान का गिरबान पकड़ा। कुछ नहीं करेंगे आप इसके साथ, वो मेरी बीवी है। वो सच कह रही थी, निकाह किया है मैंने इसके साथ। अगर आपने या आपके आदमियों ने इसे उंगली लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लहजे से आग की लपेटें उठ रही थी। जुबैर अली खान का रंग फक हुआ। खुशहराम खान भी एक लम्हे के लिए साकित रह गया। बाप का गिरबान छोड़ते हुए 2 कदम पीछे हटा। मेराल के नाम पर की जाने वाली बात इसे किसी ताजियाने की तरह लगी थी। सारी बात वाज़ेह हो गई थी। इससे मेराल से मोहब्बत थी और यह मोहब्बत कोई ढोंग या दिखावा नहीं था। वो सच में से चाहता था। तुम्हें वो 2 कोड़ी की लड़की ही मिली थी निकाह करने के लिए। अगर तुमने यही सब करना है तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। वो चला रहे थे। शहराम खान पलटकर अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। आप मुझे आग कर दीजिए, क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं पूरी दुनिया के सामने इसे ओन करूंगा। मैं अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। आपने मुझे ठुकराया था, मगर मैं अपने बच्चे को नहीं ठुकराऊंगा। मैं इसे अपनाऊंगा जरूर। वो 2 टोक अंदाज में पलट कर अपने कमरे की सिमत चला गया था। इसने फैसला कर लिया था कि जो बचपन इससे मिला था वो अपने बच्चे को देने वाला नहीं था। मगर क्या मेराल इसे माफ करने वाली थी? वो जानता था वो इसे कभी माफ नहीं करेगी। जितना बड़ा धोखा, जितनी जिल्लत और रुसवाई मैंने तुम्हें दी है मेराल, तो मुझे जान से भी मार दो तो तुम्हारा हक बनता है। मोबाइल हाथ में लिए बस खामोश बैठा था। अगले 2 दिन वो उसके घर के बाहर कुछ फासले पर अपनी गाड़ी पार्क की बैठा रहा। यूसुफ साहब का सोई हुआ तो उसने आयशा को फोन किया। मिराल कैसी है? इसकी बात का जवाब में वो खामोश रहती थी। मैं इसे हॉस्पिटल ले आई हूँ। इसकी अम्मी को भी प्रेगनेंसी का पता चल गया है। मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, इसलिए मैं इसका अबॉर्शन करवा दूंगी। तुम टेंशन मत लो। आयशा ने कटीले अंदाज में बात मुकम्मल की। मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। शहराम की संजीदा आवाज पर आयशा ने हैरत से मोबाइल की स्क्रीन की सिमत देखा, मगर वो इस बिगड़े हुए अमीरजादे से उलझना नहीं चाहती थी। क्या पता बिल क्लियर करना चाहता हो। इसने हॉस्पिटल का नाम शहराम खान को बता दिया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी मिराल की आंखें खुश्क थीं। डॉक्टर के आने में कुछ वक्त बाकी था। वो अपनी मां से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। हालांकि नौरीन बेगम ने इसे कुछ कहा भी ना था। स्टाफ ने आकर इसका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया था। नौरीन बेगम कमरे से बाहर चली गई थी। मिराल को अंदाजा हुआ कि कमरे में गैर मामूली खामोशी थी। शायद आयशा भी कहीं बाहर चली गई थी। फिर किसी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ ठहरी। काश के खुदकुशी करना हराम ना होता। इस चेहरे को अपने लोगों से क्या छुपाऊंगी, जो छुपाने लायक ही नहीं रहा। इसकी सोचें इसे जख्मी कर रही थी। जब कमरे में भारी कदमों की चाह पैदा हुई, शायद डॉक्टर आ गई। मिराल ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की थीं। ये मेरी मिसेज है, मिराल शहराम खान। किसी गलतफहमी की बुनियाद पर ये यहाँ आई हैं। मैं अपने बच्चे को एबॉर्ट नहीं करवाना चाहती। जानी पहचानी आवाज थी। मिराल ने एक झटके से आंखें खोली। वो दुश्मन जान सामने खड़ा था, डॉक्टर से मुखातिब था। डॉक्टर ने हैरत से मिराल और फिर शहराम खान को देखा। वो एक झटके से उठ बैठी। तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो बेआवाज बोली थी। शहराम खान मुड़कर इसकी तरफ आया। जो कुछ मैंने किया, इसकी सजा इस मासूम जान को मत दो। मैंने तुमसे निकाह किया था, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया के सामने जितनी जिल्लत मैंने तुम्हें दी है, मैं वो सारी जिल्लत तुम्हारे वजूद से चुन लूंगा। तुम्हें इज्जत दूंगा। इस बच्चे को भी मेरा बच्चा है। मैंने बहुत बड़ा बुरा बचपन देखा है मिराल। इस बचपन ने मेरी शख्सियत को तोड़ फोड़ कर रख दिया। बदला, अना, घमंड, ये मेरी शख्सियत का खासा बन गए। मैं बिल्कुल अपने आप को डिफेंड नहीं करा। जो कुछ मैंने किया वो गलत था। मैं इंतहाई गिरा हुआ इंसान हूं, मगर मेरे किए हुए की सजा मेरे बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। वो खुद पर जब्त करके कह रहा था। एक आंसू इसकी आंख से टूट कर गिरा। मिराल ने पहली दफा किसी मर्द को रोते देखा था। मेरी वजह से तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया। तुम्हें लोगों के सामने जिल्लत उठानी पड़ी। मुझे माफ कर दो। इसने एकदम अपने दोनों हाथ मिराल के सामने जोड़ दिए थे। इसके साकित वजूद को एक झटका लगा। चले जब यहां से मेरे और तुम्हारे दरमियान अब कुछ नहीं बचा, गिलोगिर आवाज में कहते मिराल अपना रुख मोड़ लिया। वो भी आवाज आंसुओं से रोता रहा। पता नहीं वो अपने गुनाहों पर रो रहा था या अपनी महरूमियों पर। डॉक्टर कमरे से बाहर निकल कर चली गई थी। आखिर वो अपनी जगह से उठा। कोई भी फैसला करने से पहले ये देख लो कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो मुझे माफ कर सकती हो। हम अपने बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। ये देखो। इसने अपनी जैकेट की जेब से कार्ड निकालकर मिराल के सामने रखा।
बरसती आंखों के साथ मिराल ने इस कार्ड को देखा। वो एक शादी कार्ड था जिस पर दुल्हा और दुल्हन के नामों की जगह इन दोनों के नाम दर्ज थे। मैं तुम्हारे साथ रुखसती का ऐलान कर रहा हूँ। इस पूरे शहर के सामने, अपने डैड के सामने मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। मैं कार्ड अपने पूरे खानदान और पूरे शहर में बांट चुका हूँ। मैं अब अपनी गलतियों का इतराफ करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। वो बेबसा हुआ। मैं तुम्हें कैसे मनाऊं मिराल, मैं तुम्हें कैसे कहूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मगर तुम तो अच्छी हो ना, तुम तो नेक हो ना, तुम तो अल्लाह के करीब हो। तुम मुझे बचा सकती हो। तुम मुझे बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं गलत काम छोड़ दूंगा। वादा करता हूँ, मुझे कोई बताने वाला था ही नहीं तो मैं कैसे अच्छे काम करता, मुझे कैसे तुम्हारी कदर पता चलती। इसने आगे बढ़कर मिराल के दोनों हाथ थाम लिए और इसकी आंखों के मियाँ अब इसके लहजे में उतर आई। मिराल अपने हाथ वापस ना खींच सकी। इसे माफ कर दो बेटा, यही तुम दोनों के लिए बेहतर है। नौरीन बेगम की संजीदा आवाज कमरे में गूंजी थी। मिराल ने नजरें उठाकर माँ को देखा। तुम प्रेग्नेंट हो, अगर प्रेग्नेंट ना होती तो बात दूसरी थी, लेकिन अब एक मासूम जान का सवाल है। तुम दोनों ने गलती की है, अपने अपने वालिदैन के इल्म में लाए बगैर निकाह करना चाहे। मोहब्बत के निकाह क्यों ना हो, इसका अंजाम यही होता है। अब बेहतर यही है कि अपनी गलतियों को सुधार लो। इन्होंने इंतहाई मतानत से जवाब दिया था। लेकिन अबू मिराल सिसक उठी। नौरीन बेगम ने अपने आंसू पोंछे। इनकी मौत इस तरह से लिखी थी, तुम खुद पर पछतावा तारी मत करो, तुम खुश रहोगी तो इनकी रूह भी खुश रहेगी। इन्होंने आगे बढ़कर मिराल को अपने साथ लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। जख्म बहुत गहरे थे। बाप की मौत का सदमा आसान नहीं था, मगर एक और जान की जिम्मेदारी इस पर थी। वो अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई। मगर शायद इसकी कहानी में यही लिखा था। 2 रोज बाद शहर भर के मीडिया के सामने इसने दुल्हन बनी मिराल का हाथ थामा था। हम दोनों का निकाह पहले हो चुका है, मगर अब मैं सबके सामने अपने निकाह को डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मुझे खबर है कि मेरी बीवी हिजाब करती है, ये इसका हक है और इसकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। वो बाकी सबसे मुख्तलिफ है और सबसे ज्यादा कीमती भी। वो फखर अंदाज में इसका तारुफ करवा रहा था। शादी के खूबसूरत जोड़े के ऊपर भी इसने इंतहाई खूबसूरती से हिजाब सर के इर्द गिर्द लपेट रखा था। जुबैर अली खान ना चाहते हुए भी इस शादी में शरीक हुए थे। इनके सारे बिजनेस का इकलौता वारिस वही था और अपने बेटे से वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने रश्क से मिराल को देखा था। वो चेहरा जिस पर कल तक इसके लिए तंज भरी हंसी थी, आज वहां रश्क था। वो शहराम खान की दुल्हन बन गई थी। वो शहराम खान जिससे पाने के लिए हर कोई दिल ही दिल में दुआ किया करता था। क्या ये सब ठीक हो गया? इसने हैरत से अपने साथ खड़े शहराम खान को देखा जिसने अपना वादा पूरा किया था। मजबूती से मिराल का हाथ थामे वो इसकी सिमत मुड़ा। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मिराल, मुझे माफ करके, और मेरा तुमसे वादा है मैं कभी तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। वो दिल से मुस्कुरा रहा था और इस सारे अरसे में पहली दफा मिराल खिलकर मुस्कुराई थी। इसके सुनहरी आंखें एक दफा फिर जगमगा उठी। फोटोग्राफर धड़ाधड़ इनकी तस्वीरें खींच रहा था। वो दोनों साथ में खड़े हुए चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे थे। दोनों के चेहरे मुतमईन थे। अपनी आजमाइश से गुजरकर वो दोनों एक साथ थे और अब की बार इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत थी। अखबारों में लगने वाली 6 सुर्खियां तैयार थीं। मिराल जिल्लत के घड़े से निकल आई थी। किस्मत इस पर एक दफा फिर मेहरबान थी और इस बार खुशियों की ये चादर हमेशा तनी रहने वाली थी।